हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सक्षम अकादमी 773 के प्रैक्टिस सेट को। यहाँ पे कंप्यूटर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं और हालांकि इस पेपर में कुछ ज़्यादा है नहीं खास बताने के लिए, लेकिन फिर भी जिन लोगों को समझ में नहीं आया या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिगिनर हैं और कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती, तो आप लोग इसके थ्रू जो है अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं उन्हें आपको नोट डाउन करना है और समझने की कोशिश करनी है, सो दैट कि कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसे गलत ना करें। पहला क्वेश्चन था WLL का क्या यहाँ पे अर्थ होता है। तो यहाँ पे WLL का मतलब आपसे पूछा गया था, तो इसका मतलब होता है वायरलेस इन लोकल लूप। अब देखिए, आपके पास जो भी बुक्स हैं कंप्यूटर वगैरह की, आप उन बुक्स में ज़रूर जो है जो बैक साइड में दिए हुए होते हैं फुल फॉर्म जितनी होती है उन फुल फॉर्म को जरूर कर लें, क्योंकि अब देखिए एग्जाम का पैटर्न ये हो गया ना कि कुछ भी पूछ लेता है फुल फॉर्म में। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के बुक्स में दिए हुए होते हैं, लूसेंट वगैरह में या फिर परीक्षा मंथन वगैरह जो भी बुक्स आती हैं। लेकिन हाँ, ये वाले जो फुल फॉर्म है वो आपको नहीं छोड़नी है, जितने भी हैं कोशिश कीजिए इंपॉर्टेंट करने की, क्योंकि ये फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसमें बताने लायक क्या है, वायरलेस इन लोकल लूप बेसिकली होता क्या है कि पहले क्या होता है, जैसे आपके पास जो रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए एक ऐसे एक बेस स्टेशन टाइप का बनाया जाता था। और उस बेस स्टेशन से क्या होता था कि जो पर्टिकुलर किसी का घर है तो वहाँ पे एक एंटीना लगाया जाता था, और वहाँ से उसको कम्युनिकेट करने के लिए, सो दैट कि वो कम्युनिकेट कर पाए जहाँ पे आपके पास नेटवर्क नहीं है, इसलिए उसे हम बोलते थे वायरलेस इन लोकल लूप। जैसे वॉकी टॉकी होता है, सिंपली उसका एक बेस स्टेशन होता है और वायरलेस तरीके से आप एक दूसरे के साथ उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो चलता है वो उसी को बोला जाता है वायरलेस इन लोकल लूप। बस इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं बताने लायक। 87 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और इसमें बोला था कि बोलो नामक ऐप जारी किसने किया। और देखिए, आपने अगर टेलीविज़न देखते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट में आपने काफ़ी सुना होगा, बोलो भाई, बोलने से सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो गूगल का है वो आपका इन्होंने बोलो ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। तो बोलने से नौकरी मिलती है, बोलने से खाना कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। तो आपने अगर थोड़ी बहुत अगर आपने आइडिया था तो आप उस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते थे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी प्रोग्राम फाइल ऐसी है जो बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। अब यहाँ पे देखिए, बाकी तो और कुछ है नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वह है विनजिप। ये विनजिप बेसिकली क्या करता है कि आपके पास जो भी बड़ी लार्ज फाइल होती है उनको कंप्रेस कर देता है। उससे क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो इजीली जो है उस फाइल को सेंड कर सकता है। जैसे जीमेल की भी अपनी एक खुद अपनी जो है एक कैपेबिलिटी होती है, उसका भी अपनी एक क्षमता है कि भैया इतने से ज़्यादा जो डेटा है या कुछ आपके पास जो फाइल है आप उसे सेंड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने विन जीप में उसे डाल दिया है या आपने उसे कंप्रेस कर दिया तो आप डायरेक्टली या ईजिली उस फाइल को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होना था वो विन जीप हो जाता है। बाकी इसके बाद जब रिसीवर को वो फाइल मिल जाती है तो फिर उसे उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है। 89 क्वेश्चन में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिप आर्ट का विकल्प कहाँ पे होता है। अब देखिए, ये क्लिप आर्ट अगर जिसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकली नॉलेज अगर आपको है तो आप इसे इजीली कर सकते थे। तो ये जो मिलता है वो आपको मिलता है इंसर्ट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेनू हो गया, होम हो गया, और इसी टाइप से आपके पास टूल बॉक्स, इस टाइप से यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वर्ड या पेंट में। तो यहाँ पे जो इंसर्ट बॉक्स होता है उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिप आर्ट का। तो कुछ छोटी छोटी इमेजेस वगैरह होती हैं उसमें, तो वो अगर आपको डालनी है अपने फाइल्स वगैरह में तो आप इसके थ्रू डाल सकते हो। तो आपको इंसर्ट बॉक्स में डालना पड़ेगा। बाकी आपका टूल बॉक्स में तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं अपनी जो आपके पास फाइल्स वगैरह हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत चेंजेस करने के लिए। 90 क्वेश्चन है यहाँ पे, एमएस वर्ड में पैराग्राफ में सेंटर अलाइन करने के लिए क्या करते हैं। तो आप जानते हैं कि भैया मेरे पास एक कंट्रोल क्या होती है, कंट्रोल के थ्रू जब आप किसी दूसरी की को आप प्रेस करते हैं तो उससे आपके क्या होता है, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे इसने क्या कहा है कि आपको पैराग्राफ को सेंटर में लेके आना। जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सक्षम अकादमी, तो इस सक्षम अकादमी को आपको अगर सेंटर में लेके आना है, तो सेंटर में लेके आने का मतलब जो ये सक्षम अकादमी लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको अगर आपको यहाँ पे लेके आना है तो इसके लिए आप सिंपली अगर कंट्रोल ई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट इसका हो जाता है। इसी टाइप से जैसे यहाँ पे कंट्रोल एस है, तो कंट्रोल एस से क्या होता है, आपके पास जो फाइल होती है उसको सेव करने के काम आता है। कंट्रोल अगर सी आप करते हैं तो फाइल को ये कॉपी करने के काम आता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप कंट्रोल प्लस जेड अगर आप करते हैं तो ये अंडू करने के काम आता है, यानी जो मिस्टेक हुई है आप दोबारा जो है उस फाइल को वापस लेके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने गलती से सक्षम अकादमी की जगह अकादमी या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो कंट्रोल जेड आप करते हो तो पुनः आप उसी उसमें आ जाते हो जहाँ पे आपने गलती की थी, ठीक है। तो मतलब आपकी गलती रिमूव हो जाती है, तो कंट्रोल जेड से आप वापस आ सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास यहाँ पे कंट्रोल ए भी होता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। तो कंट्रोल ए करने से क्या होता है, आपके पास जो भी फाइल होती है वो पूरी आपकी सेलेक्ट हो जाती है,
ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट्स की हैं। इन कंट्रोल के साथ कभी भी आप इनको प्रेस करते हैं तो आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसी टाइप से कंट्रोल पी आप जब करते हैं तो उससे आपको प्रिंट मिल जाता है। 91 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और यहाँ पे था 15 जनवरी 1989। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 जनवरी 1989 को आपको यहाँ पे कुछ गिवन है। यहाँ पे आपको जो दिया था वो दिया था आपको, यहाँ पे था सोमवार, और आपको बताना था 20 जनवरी 1990 को यहाँ पे आपको बताना था कि यहाँ पे आपके पास कौन सा दिन होगा। अब देखिएगा, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं जहाँ पे आपके पास जो दिन होता है और मंथ होता है वो अगर सेम है और ऐसे ही आपको किसी दूसरे साल में जाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेम उसी डेट और उसी मंथ पे आपको जाना है, या उसी मंथ और उसी डेट पे, बस केवल आपको ईयर चेंज करना होता है। कैसे? यहाँ पे सिंपली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे 15 जनवरी 1989 से आप आ जाएंगे यहाँ पे 15 जनवरी 1990 पे, ठीक है, और आपको यहाँ पे चेक करना है। अब आप ध्यान देंगे कि यार 15-15 ये सेम हो चुका है और जो मंथ है वो भी आपके पास सेम हो चुका है। और जब ये सेम हो चुका है तो आपको ये समझना है कि जब आपके पास एक नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर मतलब जिसमें जो फरवरी है भैया वो 28वीं जाती है, तो किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा समान होता है। यानी अगर मैं कहूँ 1 जनवरी 2019 को अगर शनिवार था तो 31 दिसंबर 2019 को भी आपके पास सैटरडे ही होगा। लेकिन उसके जस्ट एक दिन बाद बोले तो 1 जनवरी 2019 के बाद 1 जनवरी अगर मैं बात करूंगा 2020 की, तो उस दिन एक दिन बढ़ चुका होता है आपके किसमें, आपके पास नॉर्मल ईयर में। क्योंकि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें होते हैं 365 डेज, और जब आप इनमें विषम दिन निकालते हैं तो एक विषम दिन आता है। और अगर इसी टाइप से अगर कोई लीप ईयर है तो लीप ईयर में होते हैं आपके पास 366 डेज, और 366 डेज में आपके पास ऑड डेज आते हैं। यानी 15 जनवरी से लेकर अगर मुझे 15 जनवरी में जाना है तो हमेशा सोमवार में एक दिन और ऐड हो जाएगा, और सोमवार में एक दिन ऐड होने के बाद ये बनेगा यहाँ पे मंगलवार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि भाई ये ना 365 दिन के बाद आपके पास आएगा 15 जनवरी 1990। और अगर ये आपका लीप ईयर होता, ये 1989 अभी तो नॉर्मल ईयर है, अगर ये लीप ईयर होता तो फिर आप यहाँ पे +2 ऐड कर रहे होते, क्योंकि तब 366 दिनों के बाद वो दिन आता। अब इसमें कुछ है ही नहीं करने को, अब तो बहुत आसान हो गया यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे, देखिए, अब अपने को 15 जनवरी 1990 को मंगलवार है ये पता है, तो अब आपको 20 जनवरी में चेक करना है। तो मंगलवार में आप 5 दिन और आगे आ जाओ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रविवार। तो रविवार इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 15 जनवरी के बाद 20 जनवरी में आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते थे। 92 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए देखिए, कभी भी मैं कहता हूँ XY से मत जाइए। सिंपली आपको क्या करना है कि भैया एक पिता है और अपने पुत्र से कहा कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो उस समय मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। मैं वर्तमान आयु के आपके क्या था, बराबर था। तो यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। तो देखिए, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन उठाया, मैंने कहा यार क्योंकि ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यानी ये पहले की आयु है। कितने पहले की आयु है? ये 5 साल पहले की आयु है। यार 5 साल पहले मैंने कहा लेट से अगर पुत्र जो है 14 साल का रहा होगा, तो जो वर्तमान आयु होगी उस पुत्र की, तो इसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी पुत्र की 19 साल, है ना। होना चाहिए यार, 5 साल पहले जो व्यक्ति है 5 साल बाद तो उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी ना वो। और इसी टाइप से आपको यहाँ पे बोला था कि भाई अगर जो पिता है बोला वो 38 साल का है, तो पिता की मुझे ऑलरेडी 38 साल क्या है, इसकी उम्र मुझे पता है कि 38 साल है। और देखिएगा, अगर 5 साल पहले की मैं बात करूं तो 5 साल पहले जो पिता रहा होगा वो 33 साल का रहा होगा। इसका मतलब इसने कहा कि तुम्हारे जन्म के समय में तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। तो यार मैं ये नहीं कह सकता कि ये इसका डबल है, क्योंकि जब बच्चा जन्मा होगा तो उसमें अगर पिता 19 साल का होगा तो जब ये 19 साल में आया तो ये फिर इसका जस्ट डबल हो गया 38 वर्तमान में। ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, अगर देखिए ठीक है, मतलब ये हमारे पास आंसर आ रहा है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहती है। क्योंकि अगर देखिए, अगर मैं 19 मानता उसकी कि यार पुत्र अगर 19 साल का है, अगर 5 साल वर्ष पूर्व जो है जो पहले 19 साल का है, तो यहाँ पे जो पुत्र होगा यहाँ पे 24 साल का हो जाएगा, है ना। इसकी वर्तमान आयु आपकी 24 साल की हो जाएगी। तो जो वर्तमान आयु इसकी 24 साल की, और मुझे पता है कि भाई जो पिता है वो 38 ईयर्स का है। कितना है? 38 साल का वर्तमान में। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इससे पहले तो 33 ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है, 5 साल पहले। तो देखो ये इसका डबल नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तो 48 होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये 24 साल का होगा तो भैया 24, जब ये 24 साल का होगा
तो फिर इसकी तो एज बढ़नी चाहिए ना। यहाँ पे तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं बन रही है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर बनना चाहिए 14 होना चाहिए। बाकी देखो यार 33 वर्ष अगर आप करोगे ना पुत्र की, तो इससे कभी आंसर नहीं आ सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको खुद ही ऑप्शन से एलिमिनेट भी चीज़ें हो जाती है। पर चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कभी आपके लिए एक अलग से कुछ 15-20 क्वेश्चन लेके आऊँ, ताकि जो है आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ। 93 क्वेश्चन में देखेंगे आपकी एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उसको करने का तरीका एक ही होता है। 4 किलोमीटर नॉर्थ से चलाइए, ठीक है, ऐसे लिखते जाओ, जो कुछ क्वेश्चन में बोला गया उसे लिखते रहिए। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गए, फिर बाएं मुड़े। बाएं मुड़ने का मतलब भाई अगर कोई आदमी उत्तर में है, यहाँ पे है, तो उत्तर से बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री मुड़ रहा है। ये कहाँ आएगा, पश्चिम में आ जाएगा, यानी 2 किलोमीटर पश्चिम मतलब 2 आपके पास आ जाएगा वेस्ट, ठीक है, 2 किलोमीटर पश्चिम हो गया। उसके बाद वो पुनः बाएं मुड़ता है, यानी इसके बाद दोबारा बाएं मुड़ा, यानी अब कहाँ आ गया होगा ये, अब ये साउथ डायरेक्शन में आ गया, 4 किलोमीटर साउथ, यानी यहाँ पे बनेगा 4 साउथ, क्योंकि भाई हमें पता है कि ये ईस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, वेस्ट नेगेटिव होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ऊपर नॉर्थ और साउथ नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इस टाइप से साइन लगाए हैं। अब हमेशा जो कनेक्शन बनता है वो नॉर्थ और साउथ के बीच बनेगा और वेस्ट और ईस्ट के बाद बीच बनेगा, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी होते हैं वो इन्हीं दो के बीच में होते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे यार, अगर मैं 4 साउथ से 4 नॉर्थ को कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा केवल 2 वेस्ट। इसका मतलब अब ईस्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका आंसर आपके पास 2 किलोमीटर हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे बन जाती है। और अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछी होती तो डायरेक्शन तब आती है आपके पास कि पश्चिम दिशा में होगा। बात क्लियर हो रही है? तो इसलिए यहाँ पे 2 किलोमीटर आएगा। जिन लोगों ने पहली बार इस वीडियो में आए या पहली बार ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, लगभग हर एक वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिए गए, मैंने हर बार इससे ही इसको सॉल्व करवाया है, तो आप इसको जरूर ध्यान देना। और अगर आप देखना चाहते हो तो रीजनिंग के प्लेलिस्ट में भी ऐसे वीडियो डाला हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए, ताकि पहली बार अगर आप इस मेथड को सीख रहे हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई और लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चन में। वेल, हम बात करेंगे 94 क्वेश्चन की। अब 94 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यार कि यहाँ पे के के बाद आपके पास क्या आता है, यहाँ पे के के बाद आता है आपके पास के एल एम, यानी 2, फिर एम एन ओ पी क्यू 4, फिर क्यू आर एस यानी 2, यानी इसके बाद जो आएगा उसमें भी चौथा आना चाहिए। और एस के बाद चौथा क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू, तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इनके बीच में डिफरेंस वगैरह ही पहले चेक करो कि यार कितना ज़्यादा है कितना कम है। सीरीज में भी ऐसे ही करना है। चलिए खैर, अभी तो आप समझे होंगे, तो ये सीरीज बन रही है 2 4 2 4। 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 5 छात्रों में गणित में औसत अंक 50 थे। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 84 थे। देखिए औसत का मतलब पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने लेट से 5 छात्र यहाँ पे बना दिए। औसत का मतलब ये होता है कि भैया किसी भी चीज़ को बराबर कर देना। यानी मैंने कहा यार 2 बच्चे थे, एक के पास 10 रुपये थे, एक के पास 20 रुपये थे, और मैं कहूँ इनका औसत बताओ, तो इनका जो औसत बनता है कैसे बनता है, 20 और 10 को जोड़ देते हैं, जितने बच्चे होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं, यानी इनका जो औसत बनेगा वो 15 बनेगा। या मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं कि हमें औसत का मतलब होता है कि बराबर करना, और बराबर करने से मतलब ये कि जिसके पास ज़्यादा है वो इसे दे देगा। यानी ये 5 रुपये इसे दे देगा तो 15 इसके पास हो जाएंगे, अब 5 इसने दे दिया तो भाई इसके पास भी 15 हो जाएंगे, तो इनका जो औसत हो गया वो 15 रुपये हो गया। बात समझ में आ रही है? इसी टाइप से औसत का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड करना, बराबर बांट देना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि यार इन 5 बच्चों का जो औसत है वो है 50। अब इनके कुछ भी अंक आए हो सकते किसी के 80 नंबर आए, हो सकते किसी के 20 नंबर आए, हो सकते किसी के 50 नंबर आए हो। तो हमने क्या किया, जिस बच्चे के कम नंबर आए ज़्यादा वाले से वो नंबर वहाँ दे दिए कम वाले को, ताकि वो सभी लोगों को बराबर मार्क्स मिल पाए। और औसत हमारा, क्योंकि औसत का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि बराबर करना, तो हर किसी को मतलब बराबर मिले होंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि 48 के स्थान पर किसी एक छात्र के 84 हो गए। जैसे मैंने कहा यार कोई बी बच्चा है और इस बी बच्चे के क्या हो गए यहाँ पे कि इसके थे एक्चुअल में 48 मार्क्स थे, और 48 की जगह ये हो गए यहाँ पे 84। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 48 की जगह 84 ज़्यादा हो गए। अब ये देखिए कि यहाँ पे ज़्यादा कितने नंबर हुए, एक्चुअल में होने 48 चाहिए थे लेकिन हो 84 गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 84 से 48 को माइनस करना पड़ेगा, और आप इसे इजीली माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। यानी एक्चुअल में 36 जो है वो ज़्यादा हो चुके थे। यानी जब 36 नंबर या 36 मार्क्स ज़्यादा थे, वो 36 जो डिवाइड हुए होंगे वो सब में डिवाइड हुए होंगे, क्योंकि ज़्यादा थे ना। और मैंने कहा ना आपको कि जो भी होगा वो इक्वली डिवाइड करना है। तो 36 को इक्वली डिवाइड किया होगा कितने लोगों में, 5 लोगों में। तो 36 डिवाइड बाई 5 आप करेंगे तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10,
5 7 35 36, 5 दूनी 10, 7.2 आया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यानी 7.2 वो एक्स्ट्रा आ गया था। किससे? क्योंकि यहाँ पे 36 एक्स्ट्रा बना, तो 36 मैंने सब में बांटा, इसलिए वो औसत भी ज़्यादा बन गया था। अब कितना ज़्यादा बन गया था? वो 7.2 ज़्यादा बढ़ा। इसका मतलब जो एक्चुअल में औसत जो 50 आया था, इससे मुझे माइनस करना पड़ेगा 7.2 को। यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 50 है, इस 50 से माइनस करेंगे 7.2 को, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास आंसर? 10 - 2 8 हो जाता है यहाँ पे, और 7। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर बनेगा ये 42.8 यहाँ पे इसका आंसर हम बन जाता है। ठीक है ना, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो इस टाइप से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बाकी किसी को अपने मेथड से करना है, किसी को तो अपने मेथड से भी कर सकता है। 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में जैसे बोला गया आपको उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। यदि मालती रोहन की माता है, तो यहाँ पे बनाइए मालती, ये पहले रोहन बना दिया मैंने, तो भाई ये रोहन है, और ये जो रोहन है इसकी जो माता है वो है मालती, तो यहाँ पे ये मालती हो गई। ठीक है, ये मालती है। अब इसने क्या कहा कि समीर अजीत का पिता है। अब देखिए, रोहन और मालती से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। यहाँ पे बोला है अजीत रोहन एवं दीपू का भाई है। कौन? जो अजीत है वो रोहन का भी भाई है और दीपू का भी भाई है। यानी मैं कह सकता हूँ ना, रोहन का भाई अजीत है, तो रोहन का भाई अजीत का मतलब यार रोहन को इक्वल लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे अजीत बना दो कि यार अजीत भी कोई लड़का है, और यहाँ पे जो होंगे ये भाई होंगे, तो ये अजीत आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है यार, दीपू भी तो इनका भाई है, यानी यहाँ पे दीपू भी इसका भाई आ जाएगा। इक्वल बनाओ यहाँ पे और दीपू डाल दो, क्योंकि भैया दीपू भी इसका क्या है, भाई है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे ये सभी क्या हो गए, भाई हो चुके हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है ओके, अभी हमने एक स्टेटमेंट छोड़ी है, ये है समीर अजीत का पिता है। तो समीर कौन है? अजीत का पिता, यानी यहाँ पे इसके ऊपर होंगे समीर जी। ये समीर जो है वो अजीत के पिता है। बात क्लियर है? अब आपको क्या बताना था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप ध्यान देंगे, रोहन, अजीत और दीपू आपस में सभी भाई हैं, और इनकी माता ये हैं, तो इसका मतलब इनके पिता हो गए समीर, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया हस्बैंड एंड वाइफ का। किसके बीच में? मालती और समीर के बीच में। अब ये क्वेश्चन बनाना था आपको कि समीर मालती का पति है। हाँ बिल्कुल, बात सही है। मालती दीपू की माता है। जो मालती है दीपू की माता है। ऑब्वियसली बात है, रोहन, अजीत और दीपू सभी भाई हैं, तो इनकी माता मालती होगी, ये बात भी सही है। समीर तीनों बच्चों का पिता है, ये बातें बिल्कुल सही है। अजीत मालती की पुत्री है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अजीत है भाई, ये मालती का क्या है, ये एक पुत्र है। बहुत सारे लोग सोचेंगे यार कि ये थोड़ा ना बताया गया है कि अजीत जो है लड़का लड़की है। आप देखिए, ध्यान देंगे तो यहाँ पे बोला है कि भाई है, तो भाई का मतलब लड़का ही होगा। ठीक है, चलिए 97 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे, देखिए नंबर छोटे छोटे हैं, है ना, नंबर छोटे छोटे, और जब भी नंबर छोटे छोटे हो तो डिफरेंस से स्टार्ट करो। डिफरेंस से स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पे 2 और 6 के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 6 का, फिर 8 और 14 के बीच में डिफरेंस, ओके, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे भी अगेन 6 का डिफरेंस। 14 और 26 के बीच में आपके पास 14, 10, 24, 25, ओके, ये 12 हो गया। यहाँ पे 26 और 38 के बीच में 8 और 6 14, यहाँ पे भी आपके पास 12 आ गया। फिर आप क्या ध्यान देंगे कि यार 38 से इसे आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना रहा, 6 - 8 8 हो जाएगा, 4 - 3 1 18 आएगा। इसका मतलब ये कुछ कुछ सीरीज ये बन रही है। कैसे बन रही है? 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 12 12 18। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आएगा उसके बीच में 18 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आप सिंपली क्या करोगे, 56 में 18 जोड़ दो ना, तो 8 से 14 हो गया, 5 6 7, यानी 74 यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 90 क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, और यहाँ पे आपको देखना था गलत संख्या क्या है। अगेन आप अगर ध्यान दोगे यहाँ पे, तो 56, 72, 90, 110, ये सारे नंबर जो हैं ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे नंबर्स हैं। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि यार कोशिश करो डिफरेंस से चलने की। तो यहाँ पे देखो, इनका डिफरेंस चेक कीजिए। 56 और 72 के बीच में आपको देखना है कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 72 12 6, यानी 6, और आपके पास यहाँ 6 5 1 16, यहाँ पे 16 आएगा। यहाँ पे कितने का बन रहा है, यहाँ पे 18 का डिफरेंस। यहाँ पे जो बन रहा है आपके पास 20 का। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये बन रहा है आपके पास 10 32 22 का। और फिर यहाँ पे ध्यान देंगे आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 18 का आ रहा है। इसका मतलब एक चीज़ तो आपको समझ गए होंगे कि यार यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है, ये 20 है, 22 है। यहाँ पे 22 ना आके यहाँ पे होना चाहिए था 24। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा गलत हुआ, ये 150 वाला यहाँ पे जो है रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई 150 से जब 132 माइनस होता तब आपके पास आना चाहिए था 24, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 150 है,
18 आ रहा है, क्योंकि 132 भी बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन 132 आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 132 से 110 जब माइनस किया आपने 22 आ रहा है। वो बात बिल्कुल तब तक सही थी क्योंकि सीरीज बन रही थी ना 20 के बाद 22। अब यहाँ पे सीरीज गड़बड़ हो रही है 150 के कारण, तो इसलिए 150 इज द राइट आंसर। 99 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और दर्पण किस समान दिखता है? और देखिए दर्पण का कॉन्सेप्ट सिंपल है यार, कि हमारा जो राइट होता है वो हमारे पास लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट का राइट बन जाता है। और जो हमारे पास सिंपली हम जब मिरर की बात करते हैं तो मिरर में जो टॉप होता है वो बॉटम बन जाता है और बॉटम का टॉप बन जाता है। जैसे अगर मैं ए की बात करूं, अगर आप इसकी मिरर इमेज करोगे तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी, तो इसमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा। लेकिन टॉप का बॉटम में करने का मतलब ए आपके पास ऐसा हो जाएगा, जो ऊपर वाला था ये नीचे चला गया। बहुत बच्चे इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे आपके पास सिंपली पेज होता है, पेज की बैक साइड देखते हैं, उससे भी पता चल जाता है आपके पास जो आपकी दर्पण इमेज होती है। अब इस केस में अगर आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एल की, तो भाई जो एल इस तरफ है ना, तो ये एल ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया है ना, कि समान देखना ना, एक जैसे कैसे दिखेगा, इसमें तो दिखेगा नहीं। इसी टाइप से अगर ये जो डी है, ये तो डी तो दर्पण में ऐसा हो गया, समान तो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप डी वाले को देखोगे ना, तो इसमें आप कैसे भी इसको फ्लिप करोगे ये हमेशा ऐसे दिखेगा आपको दर्पण के केस में। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर बनता है उसका डी, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से विभिन्न विकल्प क्या है? तो इसमें से आपको डिफरेंस देखना है कि यार इन चारों में जो है क्या अलग है, कैसे मतलब इनमें अलग अंतर नजर आता है। तो वीणा, सितार, सारंग ये सारे आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मृदंग भी आपको मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर आप वीणा, सितार ये सारे ऐसे कैसे टाइप के वाद्य यंत्र होंगे, कोई वायर वगैरह इसमें होती है। लेकिन अगर आप मृदंग की बात करोगे तो ढोल जैसा होता है, ढोल भी नहीं बोलूँगा, जैसे थाप देने के लिए कुछ बेसिकली ये होता है। तो क्योंकि इसमें थाप दी जाती है, इन तीनों में आपको थाप देने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी धूल को जैसे पीटना होता है ना वैसा नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा इसका मृदंग, यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। तो इसका विकल्प भिन्न कौन है? मृदंग यहाँ पे इसका भिन्न हो जाता है। तो ये था इस वीडियो का सॉल्यूशन। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं थी, आसान था, लेकिन फिर भी एक दिन में चीज़ें नहीं सीखी जाती हैं। आप सभी लोगों को, जिन लोगों को नहीं आती चीज़ें, उनको पेन उठानी पड़ेगी, कॉपी उठानी पड़ेगी, 15-20 क्वेश्चन हर रोज़ लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी एक टाइम के बाद। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।